हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट alternatives from the clues given at the end of each statement। क्वेश्चन ये कहता है क्या पहला क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें इसको फिल करना है। कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज द साइज ऑफ द एटम इज इन थॉमसन मॉडल इज दैट, ठीक है, डैश द एटॉमिक साइज इन द रदरफोर्ड मॉडल। देखो, साइज ऑफ एटम इन थॉमसन मॉडल और इन रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पे लगभग सेम था। क्या था? जैसे 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है अप्रोक्सीमेटली दोनों के लिए साइज। तो इसमें आएगा नो डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर सेम था, बिकॉज द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया नो डिफरेंस, क्योंकि सेम ऑर्डर का था। दूसरा कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल while in dash electron always experience a net force। देखो, थॉमसन जो रेसिंग पुडिंग मॉडल था या वाटरमेलन स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसमें क्या कहा गया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेबल होंगे, ठीक है, मतलब उन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, ये थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग था। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग था कि इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स लग रहा है, सेंटर पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और रिवॉल्व करते 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 एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इस पे नेट फोर्स लग रहा है। तो रदरफोर्ड मॉडल में नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में आएगा थॉमसन मॉडल और दूसरे वाले में आएगा रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, थर्ड क्या कहता है? यानी कि फर्स्ट वाले में स्टेबल था, ठीक है, थॉमसन में इलेक्ट्रॉन। सी पार्ट कहता है कि क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम्ड टू कोलैप्स। यही मैंने बताया कि ये कोलैप्स हो गया ना एटम, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कर जाएगा, ठीक है, पैरेलल पाथ बनाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, ये इस पे डोम कर जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा एटम हमारा। तो ये किस में कहा गया था? क्लासिकल मॉडल में, रदरफोर्ड के मॉडल में। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल आएगा। ठीक है, इसी ने कहा गया था कि भाई ये जो है ये कोलैप्स कर जाएगा और एटम जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, बाद में बोर ने इसको क्लियर करके स्टेबल बता दिया था। तीसरा क्या कहता, फोर्थ क्या कहता है? एन एटम हैज अ नियरली कंट्रीब्यूशन continuous mass distribution in dash but has slightly non uniform mass distribution in dash। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या होता है, इसमें थॉमसन मॉडल में कहा गया था कि मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो जो ये डॉट डॉट है ये इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी खाली जगह पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में कहा गया कि जो हैवी मास है वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो उसमें एटम का मैक्सिमम मास न्यूक्लियस पे होता है, बाकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये कहा गया था रदरफोर्ड मॉडल में। तो फर्स्ट वाले में आएगा इसमें कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब थॉमसन मॉडल, और स्लाइटली नॉन यूनिफॉर्म है रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा। नेक्स्ट कहता है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass in डैश। तो सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल में है ऐसा कि मैक्सिमम मास एटम का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, या दोनों में है? तो मेरा आंसर है यहाँ पर दोनों में है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम मास, देखो खाली जगह मैक्सिमम है तो वो पॉजिटिव है, और इसमें भी जो मास जो है हैवी, सारा का सारा मोस्ट मास जो है वो सेंटर पे है, मतलब न्यूक्लियस में है।
तो सेंटर पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और इसको भी पॉजिटिव चार्ज बताया गया, खाली जगह को भी। तो इसका मतलब दोनों ही केस में मैक्सिमम जो चार्ज है वो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है एटम का, ठीक है। चाहे वो आप रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ले लो या थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये आएगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ उसको अलग कलर से। इसमें ये आएगा बोथ, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल और यहाँ पर थॉमसन और मॉडल, और यहाँ पर हमारा जो है वो ये आंसर है, ठीक है। ये लगभग सेम ऑर्डर होता है तो कोई डिफरेंस। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।